Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि आपके लिए हम लोग डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला लेकर और ऐसी श्रृंखला लेके चल रहे हैं जिससे आपके एग्जाम में प्री और मेंस दोनों में फायदा होने वाला है। ऐसे टॉपिक्स जो कि आपको सर्च करने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, बार बार आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन से टॉपिक उठाएं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे में आपको अब बेफिक्र रहने की जरूरत है। आपके लिए हम खुद रिसर्च वर्क करके ले आएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और जो ट्रेंड ट्रेंड रहे हैं बहुत सालों से, अलग अलग टॉपिक्स जो अपग्रेड होते रहते हैं। तो ऐसे टॉपिक फिर से लेके आपके लिए आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क जो लागू हुआ उस पर चर्चा करने वाला। आप जानते हैं कि इससे रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड और खास करके बायोडाइवर्सिटी की बात करें, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और हर बार प्रश्न आते हैं। तो इसी से रिलेटेड जो फ्रेमवर्क हुआ इस पर चर्चा करेंगे, क्या है, क्या इसके अंदर शामिल है, किससे संबंधित है, उसके बारे में बात करेंगे ताकि आपके एग्जाम में प्री और मेंस में बहुत ही काम आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले आप तुरंत इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए और लाइक और कमेंट भी करिए। 30 सेकंड का समय चाहूंगा आपका बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी पे इस समय ढेर सारा डिस्काउंट चल रहा है और ये डिस्काउंट आपको मिलेगा कैसे? डिस्काउंट आपको मिलेगा जैसे आप शिव 5 कोड लगा लेंगे वैसे आपको डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा और ये डिस्काउंट आपके बहुत काम का है। डिस्काउंट कैसे काम का है कि जैसे ही आप इसको लगाएंगे वैसे ही आपको, मान लीजिए अनअकैडमी 5,000 रुपए का किसी एग्जाम में डिस्काउंट दे रही तो आपको एक्स्ट्रा 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा जैसे शिव 5 कोड को लगाएंगे। तो इसको लगा के आप ले सकते हैं। और प्लस अगर आपका यूपीएससी ड्रीम है तो आप जानते हैं कि आपको पैसों का टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारी कोचिंगों में आपको ढेर सारे पैसे भरने पड़ते हैं। यहाँ ईएमआई बेस पे आप पैसा भरकर आसानी से बैच ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल उस आसानी से बैच ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत ही कम ईएमआई में आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ उसका रीजन भी है कि आपको क्यों बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हर स्टूडेंट की बात करें तो हर 3 सिलेक्शन में से एक सिलेक्शन अनअकैडमी के द्वारा था और इसी वजह से आप शिव 5 कोड लगाइए और अपने सपनों को साकार करिए। हर एग्जाम में चलेगा एक कोड, तो आप किसी भी एग्जाम में लगा सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क। क्या है और क्यों लागू किया गया है? तो बात करें दिसंबर 2022 को हुए कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के अंगीकरण के बाद ही हाल ही में क्या हुआ, नैरोबी केन्या में वैज्ञानिक, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी सलाह पर सहायक निकाय जिसका नाम रखा गया SBSTTA-25 पर 25वीं बैठक सामूहिक रूप से कार्रवाई में परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य के सुझावों के साथ संपन्न हुई। 2022 में जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क हुआ था, यहाँ पे लिखा है कुनमिंग मॉन्ट्रियल, ठीक है, वैश्विक यानी ग्लोबल, बी से बायोलॉजिकल, ठीक है। आपको ध्यान रख के चलना है, सब बहुत ही पूछा। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की बात हो रही है। इसको ही अपनाने के लिए क्या किया गया, नैरोबी केन्या में, नैरोबी केन्या की राजधानी भी आप जानते हैं, वहां पर वैज्ञानिक, तकनीकी और साथ में प्रौद्योगिकी सलाह के लिए एक निकाय का निर्माण किया गया और इसकी 25वीं बैठक में, ठीक है, क्या किया गया, इसके परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अलग अलग सुझाव दिए गए और ये कार्यवाही संपन्न। तो इसको ध्यान रखना है। जैव विविधता की बात करेंगे तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है तो आप बता सकते हैं इसको। 22 मई को मनाया जाता है हर साल, ताकि इसके बारे में जागरूकता जागरूकता पैदा की जा सके पूरे विश्व में, ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रह सके। आइए बात करें कि फ्रेमवर्क काम कैसे करे और क्या है। बैठक मुख्य रूप से प्रगति निगरानी तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया कि भाई कैसे, अगर अब कोई काम हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें कितनी प्रगति हो रही है, किस तरह से उसकी वर्किंग है। इसी को ध्यान में रख के मेन क्या मोटिव रखा गया कि प्रगति निगरानी तंत्र की कैसे देखना है उसको, ठीक है, उसके लिए एक निगरानी तंत्र बनाने। साथ ही अन्य मामलों के अलावा जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच का नाम रखा गया IPBES तथा जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट IPCC पर, ठीक है, AR6, ये भी डराने वाली रिपोर्ट है, पर्यावरण संतुलन को बता रही कि बहुत ही बुरी कंडीशन में जा रहा है। इसको भी ध्यान में रख के चलना है, इस पर भी चर्चा करेंगे, बीच में इस रिपोर्ट को भी आपको करा देंगे। द्वारा किए गए आकलन के निहितार्थों पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि क्या किया जा सके कि जैव विविधता को, ठीक है, होने वाले नुकसानों से कैसे बचाया जाए,
कैसे पर्यावरण में सुधार हो जिससे कि ये जैव विविधता आपकी बची रहे। ठीक है, इसी के लिए एक अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच बनाया गया है, जिसपे चर्चा की जाएगी, जिसपे बात की जाएगी, इसको सुझाव दिए जाएंगे। इसी के साथ एक निगरानी तंत्र बनाने की व्यवस्था है, ताकि ध्यान किया जाए कि जो भाई फ्रेमवर्क लागू हुआ है उसमें प्रगति किस लेवल तक चल रही है, कैसे काम आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर सरकारी पैनल की आईपीसीसी की रिपोर्ट है, ठीक है, इसको भी समझ के चलना है कि क्या किस आधार पर जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के जो माध्यम से हमें जानकारी मिली है उसमें कैसे सुधार करना है, कैसे और अच्छे से जैव विविधता पर ध्यान दिया जा सकता है। इसी को लेकर ध्यान केंद्रित किया गया इस चर्चा पर। रिपोर्ट से याद रखिएगा कौन सी है, ये सब बहुत ही पूछी जाती है। आइए बात कर ले SBSTTA क्या है, यानी कि वैज्ञानिक, तकनीकी और प्राविधिकी सलाह पर सहायक निकाय जो बना है, जिसका नाम रखा है SBSTTA। तो जैव विविधता पर कन्वेंशन का अनुच्छेद 25 बिना किसी निश्चित अवधि वाली एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक सलाहकार निकाय की स्थापना करता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टेटमेंट बनने की संभावना है, जैसे प्री में बनते स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट है। क्या बोल रहे हैं, जैव विविधता पर कन्वेंशन जो हुआ है उसका अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि निश्चित अवधि वाली, ठीक है, एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक सलाहकार निकाय की स्थापना की जाए, जिससे क्या होगा, जिससे वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रावैधिकी सलाह पर सहायक निकाय के रूप में जाना जाता है। यानी कि इसको सहायता देने के लिए क्या बनाना है, आपके SBSTTA को सहायता देने के लिए एक वैज्ञानिक सलाहकार निकाय की स्थापना, यानी जो अंतर सरकारी पैनल के द्वारा अंतर सरकारी, यानी कि एक बना के सरकारों के बीच एक समझौता हो जाता है कि भाई ये बाध्यकारी भी होता है कभी कभी। ठीक है, तो इसके आधार पर ये काम करने के लिए आपको ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे, इसके लिए आपको ये सुझाव देने पड़ेंगे, इस तरह से आपको प्रगति करनी पड़ेगी। और ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर, इन्हीं सुझावों के आधार पर आगे जैव विविधता को बचाया जा सकता है, आपके पर्यावरण में सुधार। इसका उद्देश्य क्या है कि पार्टियों का जब सम्मेलन होगा, जब कॉप होगा, अलग अलग कॉप होते रहते हैं आप जानते हैं, इसके अन्य सहायक निकायों को कन्वेंशन के कार्यान्वयन के संबंध में समय पर सलाह प्रदान करना होगा। यानी जब कॉप होगा तो इसके जो सहायक निकाय हैं जो कि इसके साथ काम करेंगे, ठीक है, वो कन्वेंशन के कैसे काम करेगा, कन्वेंशन में काम क्या करना है, कन्वेंशन का कार्यान्वयन कैसे कराना, उसके संबंध में समय पर सलाह प्रदान करेगा, ताकि कन्वेंशन जो कॉप होगा वो अच्छे तरीके से हो सके, और साथ में जो भी व्यवस्थाएं करनी है जिससे कि पर्यावरण संतुलित हो सके उसके बारे में चर्चा करें। तो यहाँ पर मेन क्या काम है कि प्रॉपर वे में सलाह सलाह देना, सुझाव देना। और इस सलाह सुझाव किस आधार पर देना है, ठीक है, ताकि कौन देगा, ये वैज्ञानिक सलाहकार निकाय बनाया जाएगा, जो कि क्या करेगा, जब भी कॉप होगा, यानी कि अगला जो सम्मेलन होगा पार्टियों का, उस सम्मेलन में शुरू से ही क्या कर देगा, एक कर सकते हैं कि पहले से बता देगा कि कैसे चीजें चलनी चाहिए, कैसे चीजें, जिससे कि लोग रिपोर्ट पढ़ सके, लोग सुझाव समझ सकें, फिर उसी आधार पर उस सम्मेलन को सक्सेसफुल बनाया जा सके। बात करें अगर हाल ही में जो बैठक हुई है SBSTTA 25 की, ये बैठक का विषय क्या था, और ऐसे चीजें बहुत पूछी जाती है आप जानते हैं एग्जाम में। तो क्या था विषय, आक्रामक प्रजातियों और जैव विविधता मूल्यांकन पर IPBES की रिपोर्ट। ठीक है, क्या था, आक्रामक प्रजातियों, जो आक्रामक प्रजातियां पाई जाती हैं, और जैव विविधता मूल्यांकन पर IPBES की रिपोर्ट। तो हाल की IPBES की रिपोर्ट ने पौधों और जीवों के विलुप्त होने में आक्रामक प्रजातियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। ठीक है, आक्रामक प्रजातियां, जैसे कि आपने सुना होगा कि, खास करके सुना क्या होगा, देखा होगा, गाँव में क्या होता है, देखिए जंगली घास जो पाई जाती है खेतों के किनारे किनारे, खेतों के साथ साथ, वो ऐसे इतनी तेजी से पनपती हैं कि जो वहां पर आपकी समझ लीजिए जो फसल है या कुछ और है, उन चीजों को खराब करती चली जाती है और उनका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेती है। और इस देखिए बहुत ही ज्यादा ऐसी आक्रामक प्रजातियां ढेर सारी पाई जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ की मूल जैव विविधता है, यानी जहाँ के जो पेड़ पौधे जो जहाँ के हैं, वहां से वो क्या हो रहे हैं, वहां से वो गायब होते चले, और ये कहीं ना कहीं आक्रामक प्रजातियों की वजह से हो रहा है। तो ये IPBES की रिपोर्ट कर रही है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, विलुप्त हो रही है बहुत सारी जो अलग अलग जीवों की जातियां। इसके अतिरिक्त प्रकृति के विविध मूल्यों और मूल्यांकन पर पद्धतिगत रिपोर्ट,
साथ ही वन्य प्रजातियों के सतत उपयोग पर विषयगत मूल्यांकन रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई, ताकि क्या किया जा सके कि कैसे इसमें सुधार किया जाना है, ठीक है, कौन सी पद्धति अपनाई जाए, वन्य प्रजातियों का सतत उपयोग कैसे हो सके ताकि कि इसको विकास में बाधा ना आए और ये चलते रहे, पर्यावरण संतुलन बना रहे। तो इन सब पर भी चर्चा की गई। बात करें अगर इसका निष्कर्ष, जैव विविधता और आक्रामक प्रजातियों के प्रभाव के बीच जटिल संबंध पर प्रकाश डालते हैं कि जैव विविधता तभी बनी रहेगी जब आक्रामक जो प्रजातियां हैं तो क्या कर रही हैं, दूसरे जीवों को, पौधों को नुकसान पहुंचा रही हैं। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, तो क्या होगा, बिल्कुल जैव विविधता का ह्रास होगा और इसका नुकसान होगा और कहीं ना कहीं पर्यावरण असंतुलन बढ़ते चले जाएगा। इसको ध्यान में रखने की बात है। और इस पर ही चर्चा की गई कि कैसे इनके जटिल संबंधों को यानी जैव विविधता और उन आक्रामक प्रजातियों को कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे इसका निवारण किया जा सकता है, कैसे इसको बैलेंस किया जा सकता है, इसी पर चर्चा। साथ में बात करें जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी AR6 की निष्कर्ष क्या है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही अच्छे से समझना है। इस दौरान आईपीसीसी, ठीक है, की 6वीं रिपोर्ट के निष्कर्ष भी चर्चा के केंद्र बिंदु थे। यह रिपोर्ट रेखांकित करती है कि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता की हानि का प्राथमिक कारण है। मैंने बताया भी आपको कि रिपोर्ट बड़ी बताती है कि स्थिति बहुत खराब चल रही है। तो कह रहे हैं कि जैव विविधता की हानि का प्राथमिक कारण क्या है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। यह रिपोर्ट जलवायु अनुकूलन की बात करती है, कैसे लचीलापन आएगा जलवायु में, कैसे इसका समन मतलब समाधान होता है, कैसे किया जाएगा। आपदा जोखिम, जो कि लगातार आपदाएं आ रही है, उसका कमी का समर्थन करने हेतु जैव विविधता की क्षमता पर जोर देती है कि अगर आपको, ठीक है, कैसे जलवायु अनुकूलन होना चाहिए जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण किया जा सके। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही कैसे इस जलवायु परिवर्तन को संभाला जा सके ताकि, ठीक है, जलवायु पर जो परिवर्तन आ रहा है उसका जैव विविधता पे जो हानि हो रही है उसमें लचीलापन लाया जा सके, यानी कि कैसे इसको संभाला जा सके जिससे बैलेंस वे में चल सके। साथ ही इसके लिए अलग अलग उपायों की आवश्यकता है, जो कि क्या करेगा, जो कि कहीं ना कहीं इस जलवायु परिवर्तन की वजह से जैव विविधता को हो रहे नुकसान को कहीं ना कहीं बचाने की प्रयास है। बचाने का प्रयास इसलिए क्योंकि अगर ऐसे ही जलवायु पर, जैसे कि आप बात कर लीजिए जलवायु परिवर्तन की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग को अगर सरल भाषा में बोले तो क्या हो जाएगा, धरती का तापमान बढ़ रहा है और इस तापमान बढ़ने की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी क्या है, सबसे ज्यादा अगर परेशानी देखिए कि इस समय जलवायु परिवर्तन समझ में नहीं आता। कहीं पे जो मानसून का था, मानसून के सिस्टम अब चेंज होने लगे। साथ में आप देखिए कि जहां पर बाढ़ नहीं आती थी वहां पे बाढ़ आने लगी। आप देखिए समुद्र में लगातार पानी बढ़ते चले, आपके महासागरों में पानी बढ़ते चले जा रहा है क्योंकि लगातार बर्फ पिघल रही है। और ये सब आगे चलकर, जैसे कि एक रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहा गया कि फिजी डूबेगा। साथ ही कहा गया कि आपके मालदीव का, मैं बता रहा था उस दिन आपको जब पढ़ा रहा था, कि मालदीव के हालात क्या होने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, कि 80% जो मालदीव है 2050 तक समुद्र में डूब जाएगा। अब आप देखिए कि कहीं ना कहीं भयावह स्थिति आपको यहाँ से दिख रही थी। इसको बैलेंस करना, इसके लिए उपाय सुझाना बहुत ही जरूरी है। साथ में आपदा जोखिमों को कम करना, क्योंकि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होते जाएगा वैसे वैसे आपदाएं बढ़ती चली जाएंगी। और आपदा देखिए बहुत ज्यादा, कहीं कहीं पे जहां पे बाढ़ नहीं आती थी बाढ़ आने लगी, बाढ़ के साथ कहीं कहीं सूखे की स्थिति बनेगी, ठीक है। और वहीं के साथ साथ, बाढ़ के साथ साथ और भी चीजें आती, जब बाढ़ आती तो भूस्खलन जैसी स्थितियां पैदा होती है। और इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी ऐसे कारण हैं, तो सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। जैव विविधता की क्षमता पर जोर दिया गया कि अगर जैव विविधता आपकी, ठीक है, बहुत ही अच्छे सेंस में रहेगी, आपकी जैव विविधता संपन्न रहेगी, आपकी जैव विविधता इन सारी चीजों को बैलेंस कर सकती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के बीच इस संबंध का
वैश्विक पर्यावरण प्रबंधन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से इस जैव विविधता को संरक्षित करने की बात की, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पूरे विश्व का सोचिए, अगर तापमान बढ़ते ऐसे धरती का चले जाएगा तो पूरे विश्व में जो मौसम का पैटर्न है वो चेंज होते चले जाएगा। आप सोचिए, जहाँ पे कभी आप देखिए हालात सोचा नहीं गया था, न्यूयॉर्क सिटी डूब जाएगा पानी से। आप सोचिए कनाडा के जंगलों में आग लगी हुई, साइबेरिया में आग लगी हुई। आपके खुद के भारत की स्थिति आप देख सकते हैं कि इस बार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हालात क्या हुए, इस समय गुजरात और राजस्थान के हालात क्या हुए। बाढ़ की स्थितियां इतनी भयावह स्थिति पे पहुंच गई कि सोचिए हाहाकार मच गया था। दिल्ली में बाढ़ आई, आप देखिए इस बार। ये सब कैसे है? आप कहीं ना कहीं जैव विविधता को हमने नुकसान पहुंचाया और जलवायु परिवर्तन का असर अब हमारे यहाँ भी देखने को मिल रहा है। साथ ही बात करें अभिसरण संकट की, इस बैठक के दौरान विशेषज्ञों ने माना कि जैव विविधता हानि, जलवायु परिवर्तन, महासागरीय अम्लीकरण की, अभी भी एसिड बढ़ रहा है महासागरों में, बहुत कचरा डाला जाता है, बहुत ही ज्यादा। महासागरों के हालात तो ऐसे समझ लीजिए इसको कचरा करके बना के रखा, कुछ भी होगा सब महासागरों में डाल दो। ठीक है, कैसी भी परिस्थितियां आए, ठीक है, काम की चीज नहीं, महासागरों में डाल दो। इससे बहुत ही एक तरह से अम्लीकरण बढ़ रहा है, साथ में मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। सूखे की स्थितियां बनी हुई जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पे, ठीक है, आप देखिए मरुस्थल बढ़ रहे हैं। भूमि क्षरण हो रहा है, बिल्कुल भूमि क्षरण हो रहा है, भूस्खलन वाले हालात बने हुए हैं, बिल्कुल जो मिट्टियां हैं बह के निकल रही ऊपर से। आक्रामक विदेशी प्रजातियां, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि आक्रामक प्रजातियां क्या कर रही हैं, उन मूल प्रजातियों को नुकसान पहुंचा रही है। नुकसान क्या पहुंचा रही है? एक तरह से इसको समझ ले कि कहीं ना कहीं उस क्षेत्र का अधिग्रहण कर ले रही है, पूरे क्षेत्र पर, ठीक है, हावी हो जा रही है। साथ में प्रदूषण परस्पर जुड़े हुए संकट है, और ये सारी की सारी चीज आपस में जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर जब हम जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण कर लेंगे, जलवायु परिवर्तन पर जब नियंत्रण स्थापित होगा, और ये नियंत्रण स्थापित करने का सीधा सा मतलब क्या है कि जो चीजें कही जा रही सुधार करने के लिए, उन चीजों में सुधार करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रदूषण कम करना पड़ेगा। प्रदूषण कम करने के साथ साथ आपके अलग अलग शहरों का, जैसे अनियोजित शहरों का विकास है, अनियोजित शहरीकरण, इसको कम करना, ठीक है। जनसंख्या पर नियंत्रण, क्योंकि जरूरी है, जैसे जैसे भाड़ बढ़ रहा है वैसे आप सोचिए कि उसको खाना पीना खिलाने के लिए, बहुत सारे और भी काम करने के लिए, इसकी वजह से घर बनाने के लिए बहुत सारा, देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण एक नहीं, सब मिले जुले कारण है। तो जनसंख्या नियंत्रण करने से जुड़ी बातें हो गई, आपके प्रदूषण पे नियंत्रण करने की बात हो गई, प्रदूषण नियंत्रण हो गया। ये सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे और कारण है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों को कवर कर सकते हैं, जिससे मरुस्थलीकरण कम कर सकते हैं, भूमि के क्षरण को रोक सकते हैं, आक्रामक प्रजातियों को हटाया जा सकता है, ठीक है, प्रदूषण कंट्रोल किया जा सकता है, समुद्र में जो अम्लीकरण बढ़ रहा है, ठीक है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि बहुत ही ज्यादा संकट पैदा करने वाली है। इस बात पर संकट, किस चीज का संकट? पूरे पूरे मानव जाति का, साथ में पूरे के पूरे जीव जंतु सबको, साथ में पेड़ पौधों को भी। सिफारिशों की बात करें कि क्या सिफारिशें की, तो इन चुनौतियों को सुसंगत और प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए समूह ने जैव विविधता पर अभिसमय सीबीडी के 16वें सम्मेलन COP 16 में प्रस्तुति के लिए 15 प्रमुख बिंदुओं को अंतिम रूप दिया है। सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है। यह दृष्टिकोण अभिसमय, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क और अन्य वैश्विक पहल जैसे कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय तथा सतत विकास लक्ष्य 2030 के साथ संरेखित है, और सबके साथ मिक्स करके इसको आगे चलाया जा रहा है ताकि इसको भी बैलेंस किया जाए। इसके अलावा बैठक में क्या किया गया, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को लागू करने में वैज्ञानिक तकनीकी मार्गदर्शन बढ़ाने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात हो रही है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की बात हो रही है, अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों के महत्व पर भी जोर दिया है, ताकि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ आपकी जैव विविधता को भी बैलेंस किया जा सके। अब बात करें जरा कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के परिचय करा दे आपको। तो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकारों ने 15वें अपने COP 15 में 15वें सम्मेलन में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को 4 वर्ष के परामर्श और बातचीत प्रक्रिया के बाद अपनाया है, ठीक है, यानी कि अच्छा खासा चला है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, GBF कहा जाता है इसको।
यह ऐतिहासिक फ्रेमवर्क जो सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि का समर्थन करता है और कन्वेंशन की पिछली रणनीतिक योजनाओं पर आधारित है, वर्ष 2050 तक प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने वाले विश्व की वैश्विक दिशा तक पहुंच के लिए एक महत्वाकांक्षी मार्ग निर्धारित है। यानी कि आगे का भविष्य की बात कर रहे हैं कि 2050 तक क्या करेंगे, प्रकृति के साथ सद्भाव से रहने वाले, यानी कि बैलेंस करके, नेचर को बैलेंस करके चलने वाले वो विश्व को ऐसे सुझाव देना, साथ में उसको काम करवाना, उससे आगे बढ़ना, ताकि क्या हुआ, आपके जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता को कहीं ना कहीं संरक्षित किया जा सके। यह ऐतिहासिक फ्रेमवर्क वर्ष 2050 तक प्रकृति के साथ सद्भाव में विश्व के वैश्विक लक्ष्य को साकार करने की बात करता है, साथ में विकास, सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि का समर्थन करने और कन्वेंशन की पिछली रणनीतिक योजनाओं पर निर्माण करने हेतु महत्वाकांक्षी मार्ग निर्धारित करता है, जिससे कि क्या हो सके कि यह 2050 तक इस पे बैलेंस लाया जा सके, जैव विविधता को संरक्षित किया। 30x30 लक्ष्य क्या है? इस घोषणा में 30x30 लक्ष्य की अवधारणा प्रस्तुत की गई। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं प्री में, इसको याद रखिएगा, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस घोषणा में 30x30 लक्ष्य की अवधारणा प्रस्तुत की गई, जो COP15 में प्रस्तुत किया गया एक प्रमुख प्रस्ताव। यह वर्ष 2030 तक पृथ्वी पर भूमि और महासागरों की संरक्षित स्थिति का 30% वहन करेगा। कब तक? 2030 तक। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें इसके मुख्य लक्ष्य क्या है, तो फ्रेमवर्क में वर्ष 2050 के लिए 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, वर्ष 2030 के लिए 23 लक्ष्य। ठीक है, इसके 4 लक्ष्य कौन कौन से हैं? जैव विविधता का संरक्षण और पुनर्स्थापना करना, कि जैव विविधता को फिर से पुनर्स्थापित करना और उसका संरक्षण करना। जैव विविधता का सतत उपयोग सुनिश्चित करना, ताकि जैसे पेड़ कट रहा है तो भैया पेड़ लग भी जाए। ठीक है, जीव जंतुओं को हानि कितनी कम हो, तो ऐसे ही सतत विकास की बात हो रही है, सतत उपयोग की बात हो रही है। लाभ को उचित एवं न्याय संगत ढंग से साझा करना, कि अगर कहीं पे जैव विविधता अच्छे से समझ में आ गई, टेक्नोलॉजी अगर कुछ ऐसी यूज हो गई, जैव विविधता बढ़ रहा है, तो ऐसे जो लाभ मिल रहे हैं जैव विविधता से, वो न्याय संगत ढंग से सबके बीच में साझा करना। परिवर्तनकारी बदलावों को सक्षम करना, कि अलग कहीं पे बदलाव आ रहे हैं, कहीं पे जैव विविधता को हानि पहुंच रही, कुछ ऐसे हो रहे, तो उसको भी बैलेंस करने के लिए काम करना। यहीं पर कुनमिंग जैव विविधता कोष की भी स्थापना की गई। चीन ने विकासशील देशों में जैव विविधता की रक्षा के लिए एक नए कोष में 233 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान का वादा किया, और ये बहुत बड़ी बात है, इसको भी समझने की जरूरत है। 233 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान का वादा किया, किसने? चाइना ने। इस फंड को चीन द्वारा कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड के रूप में संदर्भित किया जा रहा है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ अमीर देशों के निवेशकों का कहना है कि संरक्षण के लिए एक नया फंड आवश्यक नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी पहले से ही विकासशील देशों को हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण में सहायता करती है, और इनकी हमेशा से अमीर देशों की परेशानी रही, ठीक है, कि ठीक है, अगर कोई पैसा दे रहा है तो किस आधार पर दे रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, पहले से जी पैसा तो दे रही है। लेकिन इसको भी दूसरे सेंस में अगर देखे जाएंगे, तो इसको इंटरनेशनल टर्म में समझेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन टर्म में समझेंगे, तो इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा चाइना का अदर देश में। तो यहाँ पर आपके लिए सारे के सारे लक्ष्य हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो आपको पूरे के पूरे लक्ष्य दिए हुए हैं, आप एक नजर मार लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि इसके कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो आपके सारे के सारे लक्ष्य इनके कैसे निर्धारित किए गए, किस वजह से, किस लिए निर्धारित किए गए, आपके पूरे लक्ष्य यहाँ पर हैं, कुनमिंग के जो भी फ्रेमवर्क यहाँ पे शामिल है। तो आज का यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। कल नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। चलिए, आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और इस YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। साथ ही आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस शिव5 कोड को अप्लाई करिए, आपको ढेर सारा डिस्काउंट मिलने वाला है। अनअकैडमी में इस समय डिस्काउंट की बाढ़ आई हुई है, क्योंकि त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो आप भी कोशिश करिए कि आप भी उसका फायदा उठाइए, ताकि बेस्ट एजुकेटर के साथ आप भी पढ़ाई करें। तो चलिए, आज आपसे विदा लेते हैं। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।